नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता जगह जगह चुनावी रैलियां कर रहे हैं। सभाओं में सभी राजनीतिक दल युवा मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लगे हैं और इस बार के चुनाव में कुल करीब 90 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 8 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही गैर आधिकारिक आंकड़ा ये भी कहता है कि 18 से 35 साल के बीच युवा मतदाताओं की संख्या करीब 33 करोड़ के आसपास है। जब युवा वोटरों की इतनी बड़ी संख्या सामने हो तो जाहिर है कि सभी दल, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा या फिर क्षेत्रीय दल, युवा वोटरों को रिझाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे। तो आज देखेंगे कि इस बार के चुनाव में युवा चाहता क्या है और दलों से उम्मीद क्या रखता है। राजनीतिक दल युवाओं को क्या देने का वादा कर रहे हैं और जो वादे हो रहे हैं वो कितने जमीनी या फिर कितने हवाई हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। संजय कुमार हमारे साथ हैं, निदेशक हैं CSDS से। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूजा मेहरा हमारे साथ हैं, आर्थिक पत्रकार हैं, आर्थिक मामलों पर गहरी पकड़ है। पूजा, आपका स्वागत है। और प्रोफेसर अमन अग्रवाल हैं, निदेशक हैं आप भारतीय वित्त संस्थान में। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर मैं एक युवा के तौर पर समझने की कोशिश करूँ, संजय जी, हर बार यूँ तो चुनाव में जब बात होती है युवाओं और महिलाओं के, खासतौर पर किसानों की बात होती है। इस बार की चुनाव को लेकर अगर युवा के तौर पर देखें, क्योंकि आप अलग अलग सर्वे करते हैं, क्या बड़ी चीज़ें हैं जो उसके जहन में है, जो वो उम्मीद कर रहा है दलों से या सरकारों से? देखिए, अगर पहले के चुनाव से की तुलना करें 2019 के चुनाव में, तो ऐसा बहुत खास फर्क दिखाई नहीं पड़ता कि युवाओं की अपेक्षा पहले पार्टियों से कुछ और थी। 2014 के चुनाव या 2009 के चुनाव या उसके पहले के भी आप चुनाव ले लें, 2019 में उनकी अपेक्षाएं जो पार्टी से हैं वो बहुत अलग दिखाई नहीं पड़ती। 2 चीज़ जिनका हम जिक्र बार बार कर सकते हैं, रोजगार और शिक्षा व्यवस्था। अच्छी शिक्षा व्यवस्था पार्टी उपलब्ध कराए, इसकी अपेक्षा तो है। एक थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ता है अगर हम अपने सर्वेक्षण के आंकड़ों को देखें। इस बार युवाओं के मन में कम से कम एक लीडरशिप की भावना ज़्यादा दिखाई पड़ती है। शायद ऐसी इच्छा दिखाई पड़ती है कि देश के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत है और यही वजह है कि युवाओं के बीच में हमें बीजेपी की पॉपुलैरिटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी ज़्यादा दिखाई पड़ती है। इसी बात से मैं इस निष्कर्ष पर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद आज युवा 2019 के चुनाव में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की अपेक्षा कर रहा है। और क्या पहले लीडरशिप, देश के प्रधानमंत्री या लीडरशिप की जब बात होती थी, युवा उसको वाकई इतनी गंभीरता से तवज्जो देता था, या फिर उसके लिहाज से नौकरी या फिर फीस कम होगी या छूट मिल जाएगी, ये ज़्यादा था? ये फ़र्क? देखिए, इन सब चीज़ों का जिक्र हमेशा युवा करते रहे और उनके जहन में हमेशा रहा है। अच्छी नौकरी चाहिए, रोजगार के अवसर चाहिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ये तो आप कभी भी सर्वे करा लें, चुनाव का समय है, चुनाव का समय नहीं हो, आप 10 साल पहले सर्वे करा लिए होते और आज के सर्वे में इस बारे में युवाओं की सोच में कोई अंतर नहीं है और आने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि युवा चाहता है अच्छी नौकरी। सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर दिखाई पड़ता है, पहले लीडरशिप को युवा ने इतना महत्व नहीं दिया है जितना 2019 में और बहुत हद तक 2014 में भी दिखाई पड़ा। युवाओं के मन में ऐसी धारणा है कि देश को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत है और ये इस बात का निचोड़ में इसलिए निकालने की स्थिति में हूँ क्योंकि हमें अपने सर्वेक्षण से ये दिखाई पड़ता है कि युवाओं का रुझान अभी बीजेपी और नरेंद्र मोदी की तरफ झुका हुआ दिखाई पड़ता है। पूजा, जब मैं युवाओं की बात कर रहे हैं, पहले एक और चीज़ दिखती थी, जो जातिगत सांचा था, युवा कमोबेश उसके साथ फिट बैठता था या वहाँ पर खड़ा नजर आता था। 2014 में टूटा। क्या 2019 में वो जो जाति फैक्टर है वो अभी भी बाहर खड़ा दिख रहा है युवा उससे? और दूसरा, नौकरी, जैसे कि संजय जी कह रहे हैं, या फिर उद्यमता, इसकी तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है और उसकी आकांक्षाएं इस बार के चुनाव में उसको लेकर कहीं ज़्यादा हैं? देखिए, मैं इतना तो नहीं जानती जितना सर्वे बताते हैं, पर मेरी जितनी इंटरेक्शन होती है युवाओं के साथ, थोड़ी बहुत जो होती है, उससे मुझे ऐसे लगता है कि जब युवा आके मुझसे कुछ प्रश्न पूछते हैं या बात करते हैं तो बात पहले शुरू होती है, जैसे संजय जी ने कहा कि देश को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है। फिर वो धीरे धीरे बात करते करते, जैसे आपने कहा, इसके ऊपर बात आ जाती है कि हमें क्या काम करना है, हमारी क्या आमदनी होगी। और कई जो शहरों में रहने वाले जो और शहरों में पढ़ने वाले जो स्पेशली युवा हैं, वो ये भी बात करते हैं कि वातावरण, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, क्योंकि उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि आज जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जब तक वो 10 साल तक काम करेंगे ये प्रॉब्लम्स और बहुत बड़ी हो चुकी होंगी। जिस हिसाब से हम नहीं सोचते हैं उस हिसाब से वो ये सोचते हैं।
मुझे नहीं मालूम ये सर्वे में दिखाई दे रहा है कि नहीं, पर मेरी बातचीत में ये बातें आती हैं। और जब ये बात थोड़ी उनसे और विस्तार से होने लगती है तो वो धीरे धीरे लीडरशिप से हट के उनकी बात जो है रोज़गार पे बहुत ज़्यादा आने लगती है, क्योंकि रोज़गार की बात की वजह से वो जाति और इस तरह की बात में घुसते हैं। क्योंकि अगर तो हर किसी को आराम से रोज़गार मिलने का चांस था सिर्फ इसके बेसिस पे कि उनके पास वो सारे मेरिट हैं कि नहीं जिससे जॉब मिल रही है, तो उनमें कोई इनसिक्योरिटी एंजाइटी नहीं होती। लेकिन क्योंकि जो नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं वो कम निकल के आ रही हैं और जो युवा जो उस जॉब के लिए मेरिटोरियस हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जैसे कि हम कॉलेज कट ऑफ्स में भी देखते हैं जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पे, तो जॉब्स उतनी ही हैं या कई जगह कई सेक्टर्स में कम होती चली जा रही हैं। स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब्स देखें, जो एस्पिरेशनल जॉब्स तो वही हैं, लोग अच्छी से अच्छी कंपनी में काम करना चाहते हैं। तो अगर वो जॉब्स कम होती चली जा रही हैं तो और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो उसको एस्पायर करते हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और बच्चे बेहतर होते चले जा रहे हैं। उनकी स्मार्टनेस जो है, उनकी एलिजिबिलिटी जो है, वो हर साल जो नया बैच आता है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। तो उनमें ये एंजाइटी रहती है कि मुझे ये कम्पीट करना है 4 लोगों से, 5 लोगों से, इतने लोगों से एक जॉब के लिए। ये एंजाइटी मुझे बातचीत में दिखाई देती है। एक बात वो और भी कहते हैं, वो ये युवा पूछते हैं कि ऐसा क्यों है जो हमारे देश के पढ़े हुए सबसे होशियार लोग हैं वो उनको सबसे अच्छी जो नौकरियां हैं वो बाहर के देशों में मिलती हैं। और वो कई सारे एग्जाम्पल्स भी देते हैं, चाहे वो गूगल का एग्जाम्पल दे या कोई भी बड़ी बड़ी जो विश्व की कंपनियां हैं उनके जो टॉप लीडरशिप के वो एग्जाम्पल देते हैं। वो हमेशा ये बात मुझसे पूछते हैं कि वो लोग यहाँ क्यों नहीं, वो उस तरह की जॉब यहाँ क्यों नहीं है, ये लोगों को वहाँ जाके ये जॉब करनी पड़ रही है। तो मेरे हिसाब से ये बातें लोगों के, बच्चों के, युवाओं के जहन में ज़रूर है। अब ये कितना पॉलिटिकल लीडरशिप उसको ट्रांसलेट कर पाती है अपने वोट कैचिंग के लिए और उसको कितना इलेक्शन मैटर वो बना पाती हैं, ये सर्वे ही बता सकते हैं। मैं इलेक्शन मैटर भी आऊँगा क्योंकि दोनों पार्टियों की राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं बीजेपी कांग्रेस घोषणा पत्र में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन चाहूँगा अमन जी, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से हर साल नए बैचेस शुरू होते हैं। 2019 के चुनाव को लेकर जो बात हमारे 2 और पैनलिस्ट कर रहे हैं उसमें और क्या कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे जो कि युवा चाहता है, सोचता है सरकार से, दलों से? बड़ी अच्छी बात कही आपने और अच्छा किया कि युवा के ऊपर आपने ये प्रोग्राम रखा है। 2-3 चीज़ें हैं जब मैं दोनों मैनिफेस्टो देखता हूँ जो नेशनल लेवल पॉलिटिक्स और इलेक्शंस के अंदर देखे जाते हैं। एक तो दोनों में थोड़ा सा चीज़ें जो वो टच कर रहे हैं वो सारी एक जैसी ही हैं, सारे एरिया जो टच कर रहे हैं ज़्यादातर वही हैं, पर फ़र्क ये है जैसे कि हम दिल और दिमाग की बात करते हैं एक इंसान के अंदर कि दिल की तरफ से हो या दिमाग की तरफ से हो। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो दिल की तरफ से उन्होंने बनाया हुआ है, लुभाने वाला, सोशल वेलफेयर टाइप, बांटने वाला, मिठाइयाँ बांटने वाला, जो खुशी चीज़ करे। जो बीजेपी का मैनिफेस्टो देखने का मिला जो कल रिलीज़ हुआ है वो काफ़ी मेथोडोलॉजिकल, स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड, क्या करना है क्या नहीं करना है, टारगेट ओरिएंटेड, ब्रेन ओरिएंटेड उसको बना के उन्होंने प्रस्तुत किया है। और जो चीज़ देखने को मिली, दोनों ने ही युवा के ऊपर फोकस किया है, पर अलग अलग तरीके से युवा के आपने जो कहा कि दोनों क्योंकि पार्टियों में एक बार ग्राफिक से दर्शकों को दिखा देते हैं कि असल में क्या कहते हैं राष्ट्रीय पार्टियां जो कांग्रेस और बीजेपी, उनके घोषणा पत्र में युवाओं को जो जगह मिली है उसमें क्या कहा गया। शुरुआत करते हैं बीजेपी से कि बीजेपी के संकल्प पत्र में युवाओं को लेकर क्या खास बातें कही गई हैं। बीजेपी कहती है कि 22 सेक्टरों की पहचान की जाएगी, यानी कि 22 ऐसे क्षेत्र जहां पर युवाओं के लिए रोजगार के मौके हो सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार के लिए नई स्कीम लॉन्च की जाएगी। साथ ही युवा उद्यमियों के लिए 50 लाख तक का कोलेट्रल फ्री लोन की बात कही गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 30 करोड़ और लोगों को जोड़ने की बात है। 20,000 करोड़ रुपए के सीड स्टार्टअप फंड का संकल्प और इसे व्यापक करने की बात भी कही गई है। उच्च तकनीकी शिक्षा में जो सीटें हैं, यानी कि IIM, IIT ऐसे संस्थानों की सीटें बढ़ाई जाएंगी। 24 तक 200 नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने की बात है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग खोलने की बात बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कही है। साथ ही अब कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस ने क्या कहा है अपने घोषणा पत्र में। उन्होंने कहा कि उद्योग, सेवा, रोजगार का एक अलग मंत्रालय खोला जाएगा। देश में खाली पड़े 22 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। राज्यों में जो स्थानीय निकाय है वहां पर 10 लाख सेवा मित्रों की भर्ती की जाएगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार की बात कांग्रेस कर रही है। साथ ही सरकारी भर्ती में जो आवेदन शुल्क होता है उसको खत्म करने की बात कांग्रेस ने कही है।
3 साल तक युवा अगर कोई उद्यम लगाते हैं तो उनको एनओसी या फिर जो उसके तमाम झंझट हैं उसकी जरूरत नहीं होगी। जीडीपी की 6% जो खर्च है वो शिक्षा पर खर्च करने की बात कांग्रेस ने कही है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, IIT-RM के लिए उन्होंने कहा है कि ये और बढ़ाए जाएंगे ताकि देश में सभी युवा इसके दायरे में आ सकें। अब मैं चाहूंगा मंजी, जो आप कह रहे थे, दोनों एक तरफ बहुत लुभावनी चीजें दिख रही हैं, एक तरफ प्रैक्टिकलिटी की आप बात कर रहे हैं। पहले मैं अगर शुरुआत करूं बीजेपी को लेकर, जो हमने चीजें दिखाई हैं, कैसे आप देखते हैं कि लॉन्ग रन में ये स्कीम्स दिख रही हैं, यानी कि इंस्टेंट जो एक फॉर्मूला है उससे अलग दीर्घकालिक जो नीतियां हैं उसके तहत दिख रहा है युवाओं को? बड़ी अच्छी बात करी आपने। मैं इसी में कहना चाहता था, एक दो चीज़ें और जो दिखाई नहीं देती हैं, जो बीजेपी ने आउटलाइन नहीं करी बट मैनिफेस्टो में हैं वो। एक तो डिफेंस के अंदर काफ़ी हद तक जो डिफेंस में कॉरिडोर और चीज़ें बनाई जा रही हैं, उसमें जो भर्ती की जाएगी और जो चीज़ें बनाई जाएंगी, अब जैसे डिफेंस एम्यूनेशंस भी अब जो लास्ट ही बजट में किया गया कि डिफेंस एम्यूनेशंस हम बनाएंगे, तो वहाँ पे ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियाँ ही नहीं, युवा लोगों को ही जॉब मिलेगा। इस तरीके से जो 100 करोड़ की 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, जो इन्वेस्ट किया जाएगा वो वहाँ पे मिलेगा। जो मुद्रा स्कीम्स 50 लाख के करीब कहा गया है बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कि 50 लाख हम स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को देंगे, जिसमें से 50% जो दिए जाएंगे और विदाउट कोलैटरल दिया जाएगा, वो जो दिया जाएगा वो 50% महिलाओं को दिया जाएगा, 25% मेल एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाएगा। ये सारा युवाओं के प्रति ही है, जो हम कहते हैं 18 साल से लेके करीबन 30-35 साल तक के जो वर्ग है उसको कैटेगराइज किया जाता है। जो हमें देखने को मिला बीजेपी के अंदर वो एम्पावरमेंट करने की बात है, जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूथ को दिया जा रहा है कि हम कैसे एक युवा को एम्पावर करें। और ये चीज़ मैंने देखा, हमारे जो पिछले 2 साल से बैचेस भी आए हैं उनमें भी बच्चों में देखा कि वो जानना चाहते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, हम अपने पैरों पे कैसे खड़े हो सकते हैं। हमें कहीं से जॉब नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए कि मैं जाके एक नौकरी ढूंढूंगा 1 साल 2 साल के बाद। मैं चाहता हूं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं और मैं नौकरी देने के लिए सक्षम हूं। और हमने देखा कि जो हमारे बच्चे थे उनमें करीबन 50% बच्चे जो हैं अब वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके मद्देनजर चलते हुए जो पिछले 4-5 सालों में रुहावन रहा कि एक एंटरप्रेन्योर, तो ये जो बजट हमें बीजेपी का जो मैनिफेस्टो देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि एम्पावर कैसे करें, उनको क्षमता कैसे बढ़ाएं, उनकी चीज़ें कैसे बनाएं, टूल्स दें ताकि जो है वो एकदम से उभर के आएँ। ये नहीं हो कि रोजगार दें कि हाँ भैया नौकरी देंगे, सीधी नौकरी की बात नहीं है। वो भी उन्होंने की है, जैसे डिफेंस के अंदर उन्होंने कहा जब हम बॉर्डर सिक्योरिटी के अंदर करेंगे। अब नेचुरली बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो तो नेचुरली हायरिंग है लोगों की, अब वहाँ पे तो यूथ की ही जरूरत है एकदम से, तो वहाँ पे भी हायरिंग, मतलब उन्होंने डायरेक्ट नंबर नहीं दिए हैं जैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखने को मिला, पर उन्होंने कहा है कि हम ये फैक्टर्स हम करेंगे। अब इनलैंड वाटरवेज के अंदर जो चलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चलेंगे, उसमें भी यूथ ही आएगा। जैसे मेट्रो में देखते हैं जो लेडीज चला रही हैं, लेडीज सिक्योरिटीज है, वहाँ पे ज़्यादातर यूथ ही आ रहा है उसमें, क्योंकि वो फिजिकल लेबर उसमें रिक्वायर्ड ज़्यादा है, तो एल्डरली लोगों के लिए कम है, यूथ के लिए ज़्यादा है वो। लेकिन जिस तरीके से संजय जी जो बात बीजेपी के घोषणा पत्र में है, क्योंकि लॉन्ग रन प्लानिंग की बात है जो मैं रीड कर पा रहा हूँ, और दूसरा ये कमोबेश जो स्कीम्स बीजेपी सरकार की चल रही थी उसको एक्सपैंड करने की बात कही गई है, सीधे रोजगार की बात ना कर करके जो उद्यमिता था उसको बढ़ाने की बात हो रही है, स्टार्टअप फंड बढ़ाने की बात हो रही है, जो तमाम स्कीम उनका दायरा बढ़ाया जा रहा है। कैसे आप देखते हैं युवाओं को लेकर जो फोकस है? देखिए, हम सब मानते हैं कि कम से कम मैं बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूँ बीजेपी जनता के नब्ज पकड़ने में दूसरे पार्टियों से 2 कदम आगे है। ये जरूर है, आज भी देश के में युवाओं का एक बड़ा हिस्सा नौकरी के पीछे जाता है और नौकरी में भी सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन एटीट्यूड में परिवर्तन है। 5-10 साल में पहले वो लोग जाते थे स्टार्टअप और अपनी बिजनेस शुरू करना जिन्हें नौकरी में कोई सफलता नहीं मिलती थी। आज मैं देख रहा हूँ युवा जो अच्छे जगहों से पढ़े, जो IIM IITs की हम बात करते हैं, वहाँ से पढ़ के भी लोग अपना कुछ बिजनेस, अपना कुछ एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं, बड़े शार्प लोग हैं। बीजेपी इस नब्ज को पहचान रही है और उन्हें इस बात का आभास है कि आज शार्प माइंड नौकरी ना करके अपना व्यवसाय और अपना कुछ रोजगार अपना कुछ सेटअप करना चाहते हैं। और बीजेपी ने वही संकेत दिए हैं कि अगर हम सरकार में दोबारा आए तो हम इस पहल को, इस फैसिलिटी को आपके लिए और मजबूत करेंगे, ना कि सिंपली एक रोजगार पैदा करेंगे जिसमें आपने आवेदन किया, आपने परीक्षा पास की और आपने नौकरी हासिल की। पूजा, कैसे देखती है बीजेपी के जो युवाओं को लेकर तमाम बातें कही गई हैं? और दूसरी चीज़ जो कि बार बार बात आती है जब हम पॉलिटिकल वो देखते हैं कि सीधे रोजगार की बात इस बार बीजेपी ने नहीं की, जो कि 2014 में शुरू की गई थी, और शायद जो प्रैक्टिकलिटी है कि ज़मीनी हकीकत है उसको उतारना उतना मुश्किल या फिर दिखता है। इसीलिए जो लॉन्ग रन प्लानिंग है
क्या उसकी तरफ बीजेपी ने कदमों को और ज्यादा व्यापक किया है, मजबूत करने की कोशिश है संकल्प पत्र में? मेरे ख्याल से दोनों ही संकल्प पत्र में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है कि इंडिया में रोजगार का क्राइसिस क्यों है। और ये उससे पता चलता है कि वो एग्रीकल्चर के बारे में क्या बोल रहे हैं। एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो किसान हैं उनको दाम नहीं मिलते, जबकि वो कई बार बम्पर क्रॉप पैदा करते हैं। वो इसलिए है क्योंकि हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर के अंदर फार्म्स के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं क्योंकि नौकरियां नहीं हैं। लेकिन क्या एग्रीकल्चर सेक्टर ही नौकरी का सबसे ज्यादा आपको लगता है कि जो रिलेट कर सकता है युवाओं को? यानी नहीं कर सकता। वही तो हमारा जॉब्स का क्राइसिस है कि एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम जो है वो क्यों है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लोग उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो युवा हैं उनको अभी तक हमको मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज की जॉब्स दे देनी चाहिए थी। जॉब्स माने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे देनी चाहिए थी, लेकिन उनको वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसलिए वो अभी फार्मिंग में हैं। आप कहते हैं कि आप किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। किसान की आमदनी दुगनी करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप नंबर ऑफ फार्मर्स को हाफ कर दीजिए, किसान की आमदनी ऑटोमेटिकली दुगनी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है जॉब क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि फार्म क्राइसिस भी सॉल्व हो जाएगा? आपको जो है नंबर ऑफ फार्मर्स को कम करना है। जो युवा है, जो विलेज जो रूरल युवा है, वो किसान का काम नहीं करना चाहते हैं। वो क्या बोलते हैं, विलेजेस में नहीं रहना चाहते हैं, फार्म के ऊपर नहीं रहना चाहते हैं। तो आपको उनको एक जरिया देना है जिससे वो इस रूरल इकॉनमी और फार्म इकॉनमी से हटके वो या मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज में आए। मुझे इस चीज़ का कोई प्लान ना बीजेपी के मैनिफेस्टो में दिखाई देता है, ना कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिखाई देता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये दिखाई देता है कि वो कहते हैं कि हम जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं इकॉनमी में, जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल पा रहा है, सर्विसेज नहीं चल पा रहा है, हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन कांग्रेस तो सीधी नौकरी की बात करी। कांग्रेस घोषणा पत्र कहता है कि खाली पड़े हुए 22 लाख सरकारी पद हैं, उनको एक साल में भरेंगे। 10 लाख सेवा मित्रों की भर्ती होगी, 10 लाख ग्राम पंचायतों उसका कोई गारंटी नहीं है वो भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा। मैं समझना चाह रहा हूँ कि सेवा मित्र गारंटी तो स्थानीय मैनिफेस्टो निकाय में किसी चीज की नहीं है। मैनिफेस्टो में कई चीजें कही जाती हैं, गारंटी किसी चीज की बिल्कुल। और ये जो पद हैं ये तो मेरे ख्याल से राज्य सरकार के अधीन आएंगे। तो फिर केंद्र सरकार के तौर पर आपका वादा जमीनी हकीकत से कितना दूर है उसके पास दिखता है। इसलिए मैं उसको एम्प्लॉयमेंट के डिस्कशन में ले भी नहीं रही हूँ। मैं एम्प्लॉयमेंट के डिस्कशन को एक इकोनॉमिक्स के हिसाब से देख रही हूँ कि एज एन इकोनॉमिक सोल्यूशन एम्प्लॉयमेंट को कैसे सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने का एक ही सिर्फ इंडिया के लिए तरीका है कि आप जो नंबर ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन फार्म इकॉनमी है उसको कम करें, और जो युवा हैं जो नहीं काम करना चाहते हैं खेतों में, उनको आप दूसरे तरह के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। वो आपकी ये सब नौकरियों से नहीं होंगी, वो आपकी तब होंगी जब आपकी फैक्ट्रियाँ लगेंगी। जब आप फैक्ट्रियाँ लगेंगी उसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जब आपकी सर्विसेज लगेंगी, सर्विसेज के लिए जो युवा है उसको एजुकेशन और ट्रेनिंग और स्किल्स की ज़रूरत है। एजुकेशन को सिर्फ परसेंटेज ऑफ जीडीपी दे देने से बात नहीं बनेगी, उसमें आपको एक फुल फ्लेजेड प्लान चाहिए जिससे कि युवा को आप ट्रेन स्किल कर सकें, जो कि इस तरह की नौकरियां और इस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ये जो थिंकिंग क्लैरिटी है मुझे दोनों में से किसी भी संकल्प पत्र में नहीं दिखती है। और युवा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करने की क्या ज़रूरत है? युवा विलेजेस में नहीं रहना चाहते हैं, वो शहरों में आना चाहते हैं। तो आप क्या उनको शहरों में सिर्फ ड्राइवर्स की नौकरी कराएंगे? वो तो IIM नहीं ज्वाइन कर सकते, वो तो IIT नहीं ज्वाइन कर सकते, उनको तो आप स्टार्टअप फंड के अंदर इनिशियल कैपिटल नहीं दे सकते। वो इनिशियल कैपिटल्स को क्या करना है, वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। वो गांव से अगर आ रहे हैं, वो हो सकता है मुद्रा का भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप पहले उन्हें स्किलिंग की ट्रेनिंग दें, आप उनके एजुकेशन को देखें, और जब तक आप वो नहीं करेंगे ये स्टार्टअप फंड वगैरह इस सब से एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती। मैं आपके साथ उससे पहले छोटा सा संजय जी, जो नौकरी की बात आती है बार बार, और हम अगर पिछले 2 दशक में देखें, मौके कम हुए हैं, जाहिर सी बात है, चाहे वो निजी सेक्टर की बात हो सरकारी की। लेकिन क्या युवाओं के जहन में जो एक ट्रेंड था, एक जो मानसिकता है कि सरकारी नौकरी, और उसके बीच में हर्डल्स, चाहे वो कोर्ट के केसेस रहे हों या फिर स्थानीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर वहाँ पर पारदर्शिता या फिर बार बार कैंसिल होना एग्जाम्स को, ये एक बड़े फैक्टर हैं जो कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट के तौर पर सामने खड़े हो रहे हैं और केंद्र के लिए मुश्किल हो रही है किसी भी सरकार में। देखिए, अगर हम अपने सर्वेक्षणों के आंकड़ों के आधार पर जाएं, ये सब हर्डल्स जो आपने जिसका जिक्र किया,
इसका युवाओं की जो पसंद है नौकरी, सरकारी नौकरी, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। 10 साल पहले भी हमने युवाओं के बीच एक बड़ा सर्वेक्षण किया था। तकरीबन 67-68% युवाओं ने कहा उन्हें सरकारी नौकरी पसंद है, वो सरकारी नौकरी करना चाहेंगे। 10 साल बाद भी वो सर्वे हमने रिपीट किया 2017 में, आंकड़े बिल्कुल वहीं के वहीं टिके हुए हैं, वही 67-68% युवा। और ये देश के युवाओं का सर्वे है, सिर्फ शहरी युवाओं का सर्वे नहीं है, ये नेशनल रिप्रेजेंटेटिव सर्वे है युवाओं का। आज भी उतने ही प्रतिशत युवा ये कहते हैं कि हमें हमारी पहली पसंद सरकारी नौकरी है। और हमने एक दूसरा सवाल उस पर पूछा, बट क्यों? स्टेबिलिटी, पक्की नौकरी है, और ये वजह है कि सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण बहुत है। अब मैं आता हूं अमन जी, जब ये स्टेबिलिटी की बात आती है, कैसे दल देखते हैं इस डिमांड को युवाओं की? देखिए जी, ऐसा है कि जहाँ तक सिर्फ युवा की बात नहीं है, अभी लेटरल पोजीशंस की बात है, तो काफ़ी सारे लोगों ने, जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, 35 साल से लेके करीबन 50-55 साल की उम्र तक के लोगों ने अप्लाई किया सरकार के अंदर। सरकारी नौकरी हमेशा लुभावनी रहती है, पर ये कहना सिर्फ सक्षम नहीं है, क्योंकि हमने जो अब यूनिकॉर्न्स का जो कॉन्सेप्ट पिछले 2 साल में फ्लेवर वर्ग मार्केट में देखने को मिला, काफ़ी सारे यंग बच्चे जो 20-20, 22-22 साल, 23 साल के हैं, अभी एक 16 साल की लड़की है अमेरिका में, वो बिलियनर बन गई है, टॉप 4-5 बिलियनर्स में आती है। अब वो जो हमें ग्रोथ देखने को मिली लोगों के, बच्चों के बीच में, तो उससे एक इच्छा जागरूक हुई लोगों के अंदर। जो पूजा जी कह रही थी उसमें भी मैं कहना चाहूँगा, मेरा विचार तो नहीं है कि एग्रीकल्चर से कम होना चाहिए, पर एग्रीकल्चर का डायमेंशन अब चेंज हुआ है। पहले हमारा 72% जो एग्रीकल्चर था आज से 10-15-20 साल पहले, वो सिर्फ प्योर एग्रीकल्चर में था, जो किस खेती बाड़ी करने वो कहेंगे अगर उससे आप कम करेंगे तभी आप अब जो है सेक्टर में आप जॉब दे पाएंगे। अब जो है शिफ्ट हो गया है कि लोग वहाँ से आए थे, क्योंकि जब BPO 90s में आया और चीज़ें आई, अब वो लोग जो वापस गए हैं, बीच में अनएम्प्लॉयमेंट हुई, 2000 के अंदर हुई, बाद में हुई, तो जो वापस गए हैं वो लोग, अब वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज प्लस एग्रीकल्चर टोटल 72-73% आता है। प्योर एग्रीकल्चर तो 58% के करीब रह गया है। जो अब जो नया सेक्टर है, उसमें हमने देखने को मिला बीजेपी के मैनिफेस्टो में, उन्होंने कहा है कि हम स्टोरेज सेंटर्स को जो है हम लेके जाएंगे गाँव के आसपास बनाने, बिकॉज अभी जो स्टोरेज सेंटर्स है वो मंडियों के पास हैं, और वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, किसान एक खेती कर सकता है, बना सकता है, वो उसको माध्यम मार्केटिंग करने का, सेल्स करने का नहीं है, वहाँ मिडिल मैन आते हैं। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने का नहीं है, वहाँ पे मिडिल मैन आ जाते हैं। इसीलिए हमने सजेस्ट किया था कि ई-नैम्स और मोबाइल मंडी के थ्रू अगर हम उसको करें तो कर सकते हैं। तो इस सरकार ने भी मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम काफ़ी सारी स्टोरेज फैसिलिटीज़ अब हम गाँव के क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतों में, वहाँ पर जाके बनाएंगे, ताकि जो है हम सामान जो हमारा बन रहा है, जो किसान बना रहा है, वो खराब ना हो। लेकिन अमन जी, उसकी कड़वी हकीकत ये भी है कि पिछले 5 साल में जो निवेश होना चाहिए था, जो प्राइवेट सेक्टर को आना था, उस पर नहीं आया। मैं एक और, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एजुकेशन को लेकर एक बड़ी डिमांड रहती है। जिस तरीके का शिक्षा का स्ट्रक्चर है और जो आज के दौर में युवा को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जरूरी है, वो जो चाहता है टेक्निकल एजुकेशन या फिर जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, क्या हमारे दल उस तरफ कहीं कुछ तवज्जो देते नजर आ रहे हैं घोषणा पत्रों में या भाषणों में, या दूर हैं? थोड़ा बहुत वो दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि कुछ स्किलिंग पे और ट्रेनिंग पे वो बात कर रहे हैं। जब कोई कह रहे हैं कि 6% GDP का देंगे, तो वो उसमें से काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से इस तरफ भी खर्च होगा। लेकिन मैं इस बात पे एक बारी दोबारा आना चाहती हूँ कि बच्चे या युवा क्यों चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब को, और उनके लिए जॉब सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है। उनके लिए जॉब सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मिलता है 3 साल के लिए, उसके बाद वो उसको रिन्यू करते हैं। अब वो रिन्यू हो ना हो किसी को नहीं पता। बीच में जब भी हमारी इकॉनमी नीचे गई है, हमने देखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स थी वो रिन्यू नहीं हुई, लोगों को अपनी नौकरियां खोनी पड़ी। अगर हमारी इकॉनमी प्राइवेट सेक्टर में सही से चल रही होती, अगर ये सारी जॉब्स जो मैं कह रही हूँ, इन सब बच्चों को एग्रीकल्चर से लाके हमने शहरों में उनकी क्षमता के हिसाब से, और जहाँ क्षमता नहीं है उनको ट्रेन करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी होती, जो कि इकॉनमी के ऊपर नीचे जाने के हिसाब से इतनी ज़्यादा उसमें डिपेंडेंट, वॉलेटाइल नहीं होती, तो बच्चों में ये जॉब सिक्योरिटी का डर नहीं होता। और ये जो हम रुझान देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ, ये उतना ज़्यादा नहीं दिखता। ये हमको क्या बताता है, जब इतने सारे लोग जिनके पास PhD है वो पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, ये इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि एक PhD की या तो वो PhD उनको इतना अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिली है कि उन्हें प्राइवेट सेक्टर में वो कम्पीट कर पा रहे हैं जो बेस्ट हैं, क्योंकि मैंने बताया जॉब्स तो कम हैं, जो कम्पीट कर रहे हैं उन जॉब्स के लिए वो नंबर ज़्यादा है, तो उन्हें वो उसमें नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं।
पर दूसरी बात उससे हमें ये भी पता चलती है कि आपको वो पीएचडी वाली जॉब मिल तो जाएगी, लेकिन कल वो जॉब आपके पास रहेगी नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वो इसलिए नहीं कि आप अपने काम में अच्छे नहीं हैं, वो इसलिए क्योंकि इकोनॉमी ज़रा सी कुछ होती है उसका इम्पैक्ट वहाँ आ जाता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, वहाँ पे कमी रह रही है। बहुत संक्षेप में संजय जी, वक्त खत्म हो चुका है। एजुकेशन और वो भी जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन जिसकी बांग चर्चा लंबे अरसे से युवा करता रहा है, क्या उसकी तरफ इस बार के चुनाव में दल कहीं खड़े होते नजर आ रहे हैं या फिर वहां पर मौन है? अगर मैनिफेस्टो में कुछ जिक्र हो भी जाए, लेकिन चुनावी वादों में इसका कोई जिक्र होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। मेरे विचार में एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, इस सरकार का फोकस रहा है एजुकेशन की तरफ, पर क्या चक्कर है कि अगर रेगुलेटर का जो मंशा है वो एजुकेशन को बढ़ाने की जगह कम करने की तरफ रहेगी, जो हमने देखने को मिला कि करीबन ऑलमोस्ट हर साल 600, 800, 900 कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। अगर इस तरीके से रेगुलेटर की मंशा रही, जैसे हमने आरबीआई में देखा तो उसका स्क्वीजिंग इफेक्ट रहा, अगर वो स्क्वीजिंग इफेक्ट रेगुलेटर करेगा तो कोई भी सरकार हो तो वो आगे शिक्षा में प्रावधान नहीं देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि युवा वोटर क्या चाहता है दलों से, सरकारों से, और दलों के एजेंडे में उनके लिए क्या खास है। तो फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।